हाय एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस सिंप्लीफाइड। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 का ही पार्ट 2, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और बाकी के टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें टोकन से। टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू एन इंटरप्रेटर। मतलब कि आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, चाहे वो एक वेरिएबल है, चाहे वो एक फंक्शन है, चाहे वो एक ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड अ टोकन। ठीक है, तो टोकन के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? जो कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या फिर फंक्शन, ये तीनों ही आइडेंटिफायर्स के अंडर आते हैं। हम इसमें क्या यूज करेंगे? अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स या अंडरस्कोर। जैसे हमने सपोज सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, या सैलरी या मार्क्स या रोल नंबर, तो ये सब आइडेंटिफायर्स है। सेकंड इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली पाइथन लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका एक फिक्स मीनिंग होता है पाइथन के लिए, और हम इसको अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल या फंक्शन नेम नहीं यूज कर सकते। जैसे क्लास, इंपोर्ट, इफ एल्स, तो ये कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। थर्ड इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? फिक्स न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। मतलब कि आपने सपोज अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखा सैलरी इज इक्वल टू 2000, तो जो वो 2000 है दैट इज अ लिटरल। आपने लिखा नेम इज इक्वल टू राकेश, तो जो राकेश होगा विच इज अ स्ट्रिंग, वो एक लिटरल है। फिर आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनसे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, उसके लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। तो ये सब ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे अदर टोकन्स। अदर टोकन्स में क्या क्या आते हैं? डेलीमीटर्स आएंगे, सिंबल्स आएंगे। तो डेलीमीटर्स और सिंबल क्या होते हैं? जैसे कि आप सपोज आपने देखा होगा, आप प्रिंट यूज करते हैं तो उसके साथ आप ब्रैकेट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डेलीमीटर है, वो बताता है कि प्रिंट एक फंक्शन है, और जो भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एक आर्ग्यूमेंट है। तो यानी कि ये जो डेलीमीटर्स होते हैं, ये सेपरेटर्स का काम करते हैं, मतलब फंक्शन को और आर्ग्यूमेंट्स को। ऐसे ही ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। प्रिंट एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जैसे हम कोई एरे या डिक्शनरी डिक्लेयर करेंगे, तो एरे या कलेक्शन में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, अब हैश जो होता है वो एक टोकन नहीं है, ये सिर्फ कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। और जो कमेंट्स हैं वो हमारे बेसिकली वो जो भी हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स डालेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो सिर्फ कोड जो इंटरप्रेटर है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता आउटपुट के लिए, वो सिर्फ कोड के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे टोकन्स आपको सपोज आपको एक ये तीन स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी है। x इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले आप हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने टोकन की कैटेगरीज पढ़ी हैं, राइट? तो अब इसमें आइडेंटिफायर क्या होंगे? ये देखिए, वेट हमने कहा था, या तो वो वेरिएबल का नाम हो सकता है या वो फंक्शन का नाम हो सकता है। अब ये एक्स वाई जेड तीनों क्या है? वेरिएबल नेम, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये क्या है? आइडेंटिफायर्स। इसी तरह प्रिंट क्या है? एक फंक्शन। तो ये क्या होगा? एक आइडेंटिफायर। दूसरा था डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स हमने कहा था क्या है? सेपरेटर्स हैं। जैसे कि आपका ये ब्रैकेट जो प्रिंट के साथ है। दूसरा, ये इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो अ डेलिमिटर। अब आएंगे हमारे लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग या नॉन मतलब न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। तो आप जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, जैसे x इज इक्वल टू 68, तो ये 68 क्या है? लिटरल है। 12 एक लिटरल है। इसी तरह ये एक्स वाई जी लिटरल है। ऑपरेटर्स तो आप इसमें देख ही सकते हैं। ऑपरेटर क्या है? इसमें डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है, तो ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अब हमें पता है कि हम पाइथन प्रोग्राम, आप देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, वेदर इट इज इन एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज इन पाइथन और सी, सी प्लस प्लस, तो हम हमेशा, ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक साथ लिखते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, उसमें छोटे छोटे सबसे पहले हम प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लॉगिन मॉड्यूल बनाएंगे, जिसमें यूजर लॉगिन
के डिटेल्स डाल के लॉग इन कर सकता है। उस लॉग इन मॉड्यूल का काम क्या होगा कि वो सिर्फ लॉग इन की फंक्शनैलिटी देखेगा। फिर आप उसके बाद सपोज अपना पासवर्ड है, पासवर्ड की फॉरगॉट पासवर्ड अगर आपको चाहिए उसमें फंक्शनैलिटी, तो आप क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड का। वो क्या करेगा, इस फॉरगॉट पासवर्ड से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारा कोड हमारा फॉरगॉट पासवर्ड मॉड्यूल में आएगा। इसी तरह सपोज यूजर को अपनी डिटेल्स देखनी है, ठीक है, यूजर को अपनी डिटेल्स देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स के नाम से एक मॉड्यूल बना देंगे। अब सारी जो यूजर की डिटेल्स हैं जो डिस्प्ले करानी है, उसका कोड हम उस यूजर डिटेल्स मॉड्यूल में लिखेंगे। कोई सर्च है, सर्च करना है, कस्टमर के नाम से सर्च करना है, उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा। तो हमेशा जब भी प्रोग्राम डिजाइन होगा, वो प्रोग्राम को हम मॉड्यूल वाइज बनाते हैं, ताकि इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है, इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हम बेसिकली, एक तो हमारा कोड सेग्रीगेटेड रहता है, अंडरस्टूड, वी कैन अंडरस्टैंड इट इजली। और दूसरा ये होता है कि एक फंक्शनैलिटी जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करती है। सपोज कल को मुझे सर्च चलाना है और मुझे यूजर डिटेल्स अब नहीं दिखाने थोड़े टाइम के लिए, तो मैं यूजर डिटेल्स वाला हटा सकती हूँ और सिर्फ सर्च चला सकती हूँ। तो मॉड्यूल्स में तो ये होते हैं मॉड्यूल्स। दूसरी होती है स्टेटमेंट्स। अब आप मॉड्यूल्स के अंदर जैसे ये सब हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारी सारी स्टेटमेंट्स है। मतलब मॉड्यूल्स के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होंगे उनको स्टेटमेंट्स कहेंगे। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो चीजें हम इवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे ये c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, जैसे एज हो गया, वेरिएबल, प्रिंट हो गया, फंक्शन, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम इसमें इस सैंपल कोड में देखें, तो देखो ये क्या है, डिफाइन डेफ ग्रीट, ये क्या है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीट। ये क्या कर रहा है अभी, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, अब देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंडर है, तो इसका मतलब ये इस फंक्शन का पार्ट है। प्रिंट हेलो लर्नर्स, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया और वो क्या करेगा, हेलो लर्नर्स। अब हमने क्या किया, देखो इसमें कुछ हमने एक स्टेटमेंट्स लिखी है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस बी। अब ये जो सब है ना, ये सब स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स मतलब वो लाइंस ऑफ कोड, जो भी हम अपने प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे, ये सब स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट में कुछ आप कैलकुलेट कर रहे हो या कुछ आउटपुट दिखा रहे हो, तो दैट इज, जैसे ये एक्सप्रेशन बना है, क्यों, इसमें कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स का मतलब होता है हम अपने प्रोग्राम को जैसे कुछ लाइंस ऑफ कोड इस कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट हो, कुछ लाइंस ऑफ कोड दूसरी कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करते हैं, उनका इंडेंटेशन लेवल डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि जैसे हम चाहते हैं कि एज हमने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 18, ठीक है। अब हम कहते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ये एक इफ स्टेटमेंट डाली। इफ में क्या होता है, इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इसके, देखिए वो इंडेंटेड होगी प्रॉपरली, ये बिल्कुल लेफ्ट पे है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट एक टैब स्पेस राइट में है, क्यों, क्योंकि ये इसके इफ के अंडर है। इसी तरह एल्स के अंडर हमने लिखा नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ब्लॉक क्या करता है, बेसिकली ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि सेम इंडेंटेशन लेवल पे हैं। जैसे आप देखेंगे इफ और एल्स, ये दोनों रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ये ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। और जो इसके अंडर जो कोड है, यानी इफ के अंडर जो एग्जीक्यूट होना है ये, और एल्स के अंडर जो एग्जीक्यूट होना है ये अलग इंडेंटेशन लेवल पे हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये ग्रीट क्या है, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया था, बट यहाँ हम इसको कॉल कर रहे हैं। जब भी आप फंक्शन को कॉल कर, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो वो अपना आउटपुट आपको नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन होती है, पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, जो हमने यहाँ किया है, ठीक है। अब कमेंट्स, हम सबको पता है कमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेटमेंट फॉर बेटर क्लैरिटी। कमेंट्स कभी भी इंटरप्रेटर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो हैश से हम लिखेंगे हैश, उसके साथ हमने लिखा दिस इज द कोड फॉर कस्टमर प्रोग्राम, तो हैश के साथ जो भी लिखा, जैसे दिस इज द कोड फॉर कस्टमर प्रोग्राम, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट में नहीं आएगा, बस जो बेसिकली कोड लिख रहा है या जो डेवलपर है, ये उसको उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। अच्छा, अगर आप ये ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज करते हैं, ये क्यों यूज होते हैं, जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है, जैसे हमें कुछ फंक्शन की
डेफिनेशन करनी है। मल्टी लाइन कमेंट्स कहाँ यूज होती है? जैसे एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के ऊपर आप उसका लिख रहे हो दिस फंक्शन इज यूज टू डू अ कस्टमर सर्च, उसके नीचे आपको उसकी डिटेल्स देनी है। दिस विल एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट ए बी एंड सी, मतलब कि दिस विल एक्सेप्ट एन इनपुट, और फिर आप उसके नीचे लिखना चाहते हो दिस विल आउटपुट इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। तो ट्रिपल कोटेशन मार्क हमेशा एक्सप्लिसिटली जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो वहां पे हमें मल्टी लाइन कमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि हम डिफाइन कर सकें ये फंक्शन है, ये इसके इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। इससे क्या होता है, जो सपोज एक पीस ऑफ कोड पे दो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो अगर सपोज एक डेवलपर अवेलेबल नहीं है जिसने फंक्शन लिखा है, तो दूसरा डेवलपर ऑटोमेटिकली कमेंट्स देख के समझ सकता है। आगे हम कमेंट्स को अपना एग्जीक्यूट करके देखेंगे, अभी हम थ्योरी कवर करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली जो होते हैं, ये एक वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर। ये क्या करता है, ये वैल्यू स्टोर करता है जो कि आप प्रोग्राम में या तो एक्सेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए जाते हैं? ताकि हम मेमोरी में एक स्पेस असाइन कर पाए कि भाई हमें कल को जैसे कुछ कोड लिखा, और कोड में सपोज हमें एक यूजर से सर्च करना है एक यूजर आईडी के बेस पे, तो हमें वो यूजर आईडी यूजर रन टाइम पे इनपुट करेगा। वो हम प्रोग्राम में कहीं फिक्स तो कर नहीं सकते कि यूजर आईडी 1 है 2 है। वो तो जब भी यूजर इनपुट देगा वो हमें तब मिलेगा। तो ऐसी डायनेमिक इनपुट, मतलब ऐसी चीजें जहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेके फिर उसकी वैल्यू मिलेगी प्रोग्राम में, और फिर उसको या तो एक्सेस करना है या चेंज करना है, उन चीजों को हम हमेशा वेरिएबल में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल मीन्स इट कैन चेंज, इट इज नॉट फिक्स्ड इन द कोड। ठीक है। जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज जैसे यहाँ एक्स लिया, मैं यहाँ पे यूजर आईडी भी ले सकती हूँ। यूजर आईडी इज इक्वल टू 20 और एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स क्या है? एक्स है, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इन द मेमोरी। वो क्या करेगा, हमारा जब भी हम एक्स इक्वल टू 20 लिखेंगे तो पाइथन क्या करेगा, थोड़ी सी स्पेस रिजर्व कर देगा मेमोरी में एक्स के लिए, ताकि उसकी वैल्यू जब उसको 20 मिले या लेटर ऑन अगर चेंज भी होती है, तो अभी उसकी वैल्यू 20 स्टोर करके एक मेमोरी प्लेस पे रख देगा। लेटर ऑन अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है या हम कभी ये वैल्यू चाहते हैं रिट्रीव करना, यूजर को दिखाना, तो हम एक्स की वैल्यू एक्सेस करके उसको दिखा सकते हैं। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। पाइथन में हमें यहाँ पे, क्योंकि कई लैंग्वेजेस में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डाटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। डाटा टाइप मतलब वो वेरिएबल किस टाइप का डाटा एक्सेप्ट करेगा। क्या वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, क्या वो एबीसी मतलब अल्फाबेट्स यानी कि स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा, क्या वो ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो पर हमें पाइथन में जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल का टाइप एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन करना। हम वेरिएबल को वैल्यू से एसोसिएट करेंगे। ठीक है। जैसे हमने x इक्वल टू 20 दे दिया, तो जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू से इंटरप्रेट कर लेगा पाइथन का, कि जब मैं x को मेमोरी दूंगा तो x के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप। ठीक है। तो इसीलिए असाइनमेंट जरूरी होता है। असाइनमेंट से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वेरिएबल इस टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें एड्रेस लेना है किसी भी वेरिएबल का, एड्रेस का मतलब आइडेंटिटी, कि वो मेमोरी में कहाँ सेव्ड है, तो हम कमांड टाइप करेंगे आईडी और साथ में वेरिएबल नेम। जैसे हम करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आईडीएलई खोला है, तो हम ले लेते हैं सपोज x इज इक्वल टू 200। ठीक है। अब हम आईडी लेते हैं ऑफ x, तो ये क्या दे रहा है, ये मेमोरी एड्रेस है हमारा, जहाँ पे वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है। अब है टाइप। अब सपोज आपको इसी का टाइप चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं, टाइप के लिए कमांड होती है कि उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे हमने लिया टाइप ऑफ एक्स बताओ हमें। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये इंटीजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि हमने इसको वैल्यू ये असाइन की थी। सपोज हम ले लेते हैं अब y इक्वल टू टेस्ट। ठीक है। अब हम लेते हैं आईडी ऑफ y, तो आप ये देखोगे ये चेंज हो जाएगा। ये एड्रेस और ये एड्रेस अलग है, क्योंकि x को अलग मेमोरी में लोकेशन मिली है, y को अलग। अब मैं कहती हूँ इसका टाइप, देखो क्लास स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट टाइप होते हैं ना हमारे, अल्फाबेट्स स्ट्रिंग, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, ठीक है। अब होता है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप किसके लिए होता है? जब भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है। आप इंटीजर्स, तो उसके लिए हम इंट लेते हैं। इंटीजर के अंदर बेसिकली होल नंबर्स आएंगे, मतलब डेसिमल डिजिट्स आ सकते हैं, पर फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/5 फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है इंटीजर नंबर लाइन अगर आप देखोगे तो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एंड इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -300 भी हो सकता है। और इंटीजर्स का साइज, मतलब आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, उसका साइज फिक्स नहीं है। अब हेक्साडेसिमल ऑक्टल फॉर्म क्या है? देखिए, ऑक्टल फॉर्म क्या होती है? जब भी हम एक कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं और उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उसके आगे 0 लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ ओ, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, और इसके साथ आप डिजिट लिखोगे बिटवीन 0 to 7, तो ये हो जाएगी ऑक्टल फॉर्म, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब दैट इज द हेक्साडेसिमल फॉर्म। इसमें क्या करना है? आप पहले 0 लेंगे, 0 के साथ आप एक्स लेंगे, वेदर इट इज अपर केस लोअर केस, और उसके बाद फिर डिजिट्स ले सकते हो 0 to 9 और लेटर्स भी ले सकते हो A to F के बीच। तो जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज एक नंबर बनाया आपने, क्या बनाया? 520, ये तो नॉर्मल। अब आप ऑक्टल ले रहे हो, क्या कर रहे हो? आप ले रहे हो 0, ये तो मैंडेटरी है, 0 और O, इसके साथ आपने लिया 10। अब आपने 10 लिया, जब आप इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो इसकी ऑक्टल फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में आपने लिया, ठीक है, 0x A5, 0x A5 करोगे तो ये इसकी वैल्यू, जैसे हम लेते हैं, हम सपोज ये करके देखते हैं। ऑक्टल के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं Z ले लेते हैं, ठीक है। हम इसमें लेते हैं पहले 0, फिर छोटा O, और फिर हम लेते हैं डिजिट, जैसे 7, ठीक है। अब हम लेते हैं, प्रिंट कराते हैं 0, ठीक है, तो देखो 7, ठीक है। तो ये उसका बेसिकली आपको वो दिखा देगा कि उसका क्या नंबर है, ठीक है। और अब लेते हैं जैसे 0x, हेक्साडेसिमल लेते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल लेते हैं। इसका क्योंकि हमने 007 किया था ऑक्टल फॉर्म में, तो ये एक्चुअल इंटीजर 7 था। हेक्साडेसिमल में लेते हैं, सपोज हम लेते हैं 0x, ठीक है। इसके साथ हमें क्या लेना होगा? आप कुछ भी A to F ले सकते हो, और हमने कहा था 0 to A to F और 0 to 9, तो A to F ले लो, सपोज आप C ले लो, और 0 to 9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करो तो क्या आएगी? 200, ठीक है। तो ऐसे हेक्सा ये हमारे प्रोग्राम्स में ना इसलिए यूज होती है, क्योंकि कई बार हम सपोज कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे किसी का कुछ सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम वो नहीं चाहते हैं कि वो यूजर को इंफॉर्मेशन डायरेक्टली डिस्प्ले हो, तो हम उसको कन्वर्ट करके रख लेते हैं अपने पास ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में, तो इससे इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है। बूलियन हम सबको पता है, बूलियन क्या होता है? इधर ट्रू और फॉल्स, ट्रू की वैल्यू हमेशा 1 होती है सिस्टम में और फॉल्स की 0। तो ये एक डेटा टाइप होता है जो पाइथन प्रोवाइड करता है। इसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रहती है। तो जैसे अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया बूलियन टाइप का, जैसे बूलियन इज वैलिड 6 into 10, अब मैंने कहा इज ग्रेटर क्या चेक कर रहा है? 86 शुड बी लेस देन 8 into 5, तो ये क्या होगा? ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स, क्योंकि दिस इज 40 तो 86, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोट टाइप। फ्लोट हमें पता है क्या होते हैं? नंबर्स विद अ डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि हम इंटीजर पे फ्रैक्शन नहीं ले सकते, हमने अभी पढ़ा था। तो फ्रैक्शन के लिए या डेसिमल के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। ये बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप होता है, ठीक है। और जो नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, पर वो दैट शुड बी इन अ डेसिमल फॉर्मेट, या साइंटिफिक नोटेशन भी हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन हमें पता ही है क्या होता है, जिसमें हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, विद जैसे 1.5 e⁻²। तो e⁻², का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर होगा, जैसे 2.5 इंटू 10⁻², e⁻² मतलब 10⁻², तो 2.5 को अगर आप 10⁻², यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इट विल बी 250, ठीक है। तो अगर देखना है तो मैं आपको इस वैलिड करके दिखा देती हूँ। इस वैलिड हमने वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू है 8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है।
हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि बुलियन आप कैसे चेक करोगे, बुलियन आप अपने रियल प्रोग्राम में कैसे चेक करोगे? जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और आपने क्लिक किया लॉगिन, अगर उसके क्रीडेंशियल्स यूजर नेम पासवर्ड सही है जो सिस्टम में ऑलरेडी एंटर्ड है, तो वो मैच कर जाएगा और वो क्या देगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो ट्रू फॉल्स में रिटर्न होगा। तो वो रिजल्ट ट्रू, मतलब कस्टमर लॉगिन करना है या नहीं करना, वैसे चीजों को हम बुलियन टाइप में लेते हैं। देखो ये ट्रू आ गया, ठीक है। और दूसरा अब हम कौन सा चेक करते हैं, हम एक फ्लोट चेक करते हैं, ठीक है। फ्लोट में क्या करेंगे, फ्लोट में आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 4.56 e⁻³ ठीक है। तो ये देखिए इसकी पावर e⁻³ मतलब 10⁻³, ठीक है, माइनस 0.001 e⁻⁴, तो ये क्या आएगा -10, क्योंकि डेसिमल 4 प्लेसेस आगे मूव किया, तो यहाँ से 2 और एक 0 है, तो ये फ्लोट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी, ठीक है। जैसे 3j-2, ठीक है, अगर आप इसका टाइप करोगे तो वो आपको टाइप बताएगा। जैसे हम लेते हैं सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स 3j-2, ठीक है। अब आप इसका टाइप लोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आपको पता ही है कि वो रियल इमेजिनरी पे काम, देखो कॉम्प्लेक्स क्लास। तो बेसिकली अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि कि कोई ऐसा डेटाबेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप में इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो आप कर सकते हैं। नन क्या होता है, सपोज आपका कोई ऐसा फील्ड है, या कई बार ऐसा होता है कि हम यूजर की इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक, जैसे रोल नंबर के अगेंस्ट हमने उसके मार्क्स सर्च किए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, बट वो हमें, उसने वो टेस्ट नहीं दिया सपोज, तो उसके मार्क्स नन थे या डल थे, अगर 0 नहीं है उस केस में तो वो नन थे। तो वो रिटर्न क्या करेगा डेटाबेस, कि हमने कहा ये रोल नंबर दिया है और इसके मार्क्स दो, पर उसने वो पेपर नहीं दिया उस स्टूडेंट ने, तो वो क्या है, नन है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम नन डेटा टाइप यूज करेंगे। अब जैसे मैं कहती हूँ x = नन, ठीक है, मैंने x एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, नन। देखिए ये भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। टाइप ऑफ x लेती हूँ तो x क्या टाइप है, देखिए नन। तो ये स्पेशल डेटा टाइप है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जहां हमारे पास कोई डेटा रिटर्न नहीं होता। अब सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको पता ही है क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है, जो डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, दे आर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस। जैसे कि हर लैंग्वेज में क्या होता है, लिस्ट होती है। लिस्ट क्या होता है, जैसे आपको रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स मेंटेन करने हैं स्टूडेंट्स के, या स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स के अगेंस्ट नेम मेंटेन करना है, तो आप उस सिंगल वेरिएबल में तो ले नहीं सकते। जैसे आप नेम में तो नेम ही लोगे, रोल नंबर में तो एक इसका रोल नंबर लोगे, पर ऐसी इंफॉर्मेशन क्लास के सब बच्चों के रोल नंबर और मार्क्स मेंटेन करने हैं, मतलब रोल नंबर 1 नेहा, रोल नंबर 2 प्रियंका, तो आप ये किस डेटा टाइप में करोगे? आप ये इंटीजर में नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिंगल सिंगल वैल्यूज आती हैं। तो इन चीजों के लिए काम आती है लिस्ट, या स्ट्रिंग्स, या टपल्स, या डिक्शनरी। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब वन, उसमें हमारे पास प्रोविजन होता है कि हम रोल नंबर 1 के अगेंस्ट नाम एंटर करेंगे नेहा, 2 लिखेंगे, 2 के साथ नाम लिखेंगे स्नेहा। तो इसलिए ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमें देता है पाइथन, जैसे कि लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, स्ट्रिंग हो गए। इसमें हम कलेक्शन डाल सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। अब सेट्स क्या होते हैं, सेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी हमने जो पीछे सीक्वेंस बात की थी, सीक्वेंस में आते हैं लिस्ट, आते हैं टपल्स, आते हैं, तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब, अगर आपने सपोज एक लिस्ट बनाई, 1 रोल नंबर ए, 2 रोल नंबर का नाम है बी, 3 रोल नंबर का नाम है सी, अब आपको इसमें जो बी का नाम है उसका रोल नंबर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो बी का इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स उठाओगे, दैट इज 1 इंडेक्स, क्योंकि कलेक्शन में हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो आप 1 इंडेक्स उठाओगे, आप लिखोगे द लिस्ट नेम, ठीक है, उसके साथ ब्रैकेट में 1 इंडेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसका नाम दे देगा, ठीक है। पर सेट्स में ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होती, मतलब वो ऑर्डर्ड नहीं होता। आप इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा डाल सकते हो, जैसे नाम डाल दिए सबके, पर वो ऑर्डर्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई एक रोल नंबर के अगेंस्ट उठा के डेटा ले आऊं, ये सिर्फ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जैसे कि हम HTML CSS में भी करते हैं। मैपिंग्स क्या होती हैं, मैपिंग होती है, देखिए ये मैपिंग होती है
डिक्शनरी के थ्रू। अब जैसे आप डिक्शनरी, आप अपनी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी क्या करते हैं, उठाते हैं, कोई भी वर्ड का मतलब चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड पे जाएंगे, आपको उसका मतलब मिल जाएगा। इसी तरह डिक्शनरी में भी हम की वैल्यू पेयर्स मेंटेन करते हैं। की क्या होती है, की होती है कि जैसे उसका नाम, जैसे यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देखोगे, की क्या है, नाम, कि हम नाम वाइज स्कोर मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिया, उसका स्कोर किया, स्टूडेंट का नाम लिया, उसका स्कोर दिया। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी है। जैसे हम करके देखते हैं, जैसे सपोज यहाँ एक डिक्शनरी बनाते हैं, स्टूडेंट स्कोर्स। ठीक है, अब ये हमें एक देखिए, हम ये क्या ले रहे हैं, डेलीमीटर, कर्ली ब्रेस, क्यों, क्योंकि हमें कलेक्शन चाहिए, तो कलेक्शन के लिए हमेशा डेलीमीटर्स। ठीक है, इसके हैं सपोज 68 मार्क्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट में भी क्या आएगा, सेम तरीके से उसका नाम होगा, सपोज हम नाम बी दे देते हैं, कोलन उसके मार्क्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट आएगा नाम, स्टूडेंट का नेम मैंने यहाँ पे एबीसी रख लिया, उसके मार्क्स 66। ठीक है, इसको अब क्लोज कर देंगे। ये क्या हुआ, डिक्शनरी क्लोज हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको ये डिक्शनरी देखनी है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट स्टूडेंट स्कोर्स। देखिए, मैपिंग आ गई, मतलब जो ए स्टूडेंट है उसके मार्क्स 58 मैप हो रहा है, ये की है ए, बी स्टूडेंट के अगेंस्ट मैपिंग हो गई 70 मार्क्स की, सी के अगेंस्ट हो गई 66। तो इसीलिए जब भी आपको डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, कि एक की है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू चाहिए, जैसे नॉर्मल डिक्शनरी में होता है, एक वर्ड है, वर्ड इज अ की, उसका जो मीनिंग है वो वैल्यू होता है, तो रियल एक प्रोग्राम में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अभी क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, और उसमें हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।